आज हमारे पास आपके लिए एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी किताब का सारांश है। साइमन सिनेक द्वारा लिखी स्टार्ट विद व्हाई। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ नेता और संगठन इतने सफल और प्रभावशाली क्यों होते हैं? कुछ कंपनियों के पास वफादार ग्राहक और समर्पित कर्मचारी क्यों होते हैं, जबकि अन्य संघर्ष करती हैं? इस सारांश में हम स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और सैम वॉल्टन जैसे दूरदर्शियों की सफलता का राज जानेंगे। हम भाई से शुरू करने की अवधारणा और इसके असाधारण परिणामों को समझेंगे। अंत तक साथ रहें और जानें कि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन और काम में कैसे लागू कर सकते हैं। चलिए भाई की शक्ति को समझते हैं। भाई से शुरू करने का मतलब है कि हर काम में हमारा एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। आपने अपनी कंपनी क्यों शुरू की? आप नेता क्यों बनना चाहते हैं? क्या आपके जीवन का कोई उद्देश्य है? और अगर है, तो वह क्या है? ये सवाल मामूली नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप उनका महत्व तब समझेंगे जब जानेंगे कि कई करोड़पति कंपनियां एक विशेष उद्देश्य से शुरू होकर सफल हुईं। उन्होंने क्यों से शुरुआत की? इस किताब का उपशीर्षक है कैसे महान नेता सभी को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। महान नेताओं से हमारा मतलब सिर्फ राजनेता नहीं, बल्कि विभिन्न उद्योगों की बड़ी कंपनियों के प्रमुख भी हैं। एप्पल एक प्रमुख कंप्यूटर ब्रांड है, पर बाद में मोबाइल और छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भी उतरी। क्यों? इसे हम बाद में समझेंगे। महान नेताओं का मुख्य काम लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। अच्छा नेता सिर्फ वोट नहीं जुटाता, बल्कि लोगों को प्रेरित भी करता है। इसी तरह अग्रणी कंपनियां सिर्फ ग्राहक नहीं बनाती, बल्कि उन्हें प्रेरित भी करती हैं। महान नेताओं के कई वफादार अनुयायी होते हैं जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। महान नेता अपने नेताओं की सुनते हैं क्योंकि वे उन्हें प्रेरित करते हैं। हर सफल कंपनी के अपने वफादार ग्राहक होते हैं। प्रतिस्पर्धी बेहतर उत्पाद ला सकते हैं, पर ग्राहक आसानी से नहीं बदलते। वे अपनी पसंदीदा कंपनी और ब्रांड के प्रति वफादार रहते हैं। तो यह कैसे हुआ? उस कंपनी ने ऐसे वफादार ग्राहक कैसे बनाए? ऐसा हुआ क्योंकि कंपनी ने एक उद्देश्य, अपने क्यों से शुरुआत की। हेरफेर बनाम प्रेरणा मोटोरोला ने 2004 में अपना फ्लिप टॉप फोन मॉडल रेजर लॉन्च किया। कई हॉलीवुड सितारों और प्रधानमंत्रियों ने भी यह नया फोन खरीदा। यह मोटोरोला के लिए बड़ी सफलता थी। रेजर की 50 मिलियन यूनिट बिकी, पर 4 साल में प्रतियोगियों ने बेहतर फीचर्स वाले कई फोन लॉन्च किए। ऐसा हुआ क्योंकि कंपनी प्रेरणा की जगह हेरफेर पर निर्भर थी। कोई वफादारी नहीं थी। मोटोरोला ने एक नया उत्पाद पेश किया, लोगों को पसंद आया तो उन्होंने खरीद लिया। पर जब किसी ने बेहतर प्रोडक्ट बनाया तो ग्राहक उसकी ओर खींचे। अगर मोटोरोला ने वफादार ग्राहक बनाए होते तो वे सिर्फ उन्हीं के प्रोडक्ट खरीदते रहते। मोटोरोला ने रेजर से जो किया वो बस एक नया खेल था, एक तरह का हेयर फेयर। पर वफादारी पाने के लिए बड़ा सोचना जरूरी है। लोगों को प्रेरित करना इतना आसान नहीं है। जब आप लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, वे थोड़े वक्त के लिए ही आपके पीछे चलेंगे। आप उनसे अपना काम करवा लेंगे, पर उनकी वफादारी नहीं जीत पाएंगे। और कोई भी महान नेता ऐसा नहीं करता। मैनिपुलेशन के तरीके हैं डर, पीयर प्रेशर, महत्वाकांक्षा, कीमत, प्रमोशन और नवीनता। एक नेता वोट पाने के लिए डर का इस्तेमाल कर सकता है। वे पीयर प्रेशर, पैसे या झूठे वादों से पब्लिक वोट पा सकते हैं। इसी तरह कंपनियां सेल बढ़ाने के लिए दाम घटा सकती हैं, ऑफर दे सकती हैं या नए प्रोडक्ट ला सकती हैं। लेकिन ये अच्छे लीडरशिप का उदाहरण नहीं है। मैनिपुलेशन किसी भी कंपनी को सिर्फ कमजोर करता है। या संगठन, लोग उन्हें कुछ समय के लिए ही फॉलो करते हैं। हेरफेर महंगा और कम प्रभावी होता है। रेजर फोन नवाचार नहीं था, मोटोरोला प्रेरित नहीं कर पाया। फैक्स, माइक्रोवेव, बल्ब और आईट्यून्स नवाचार हैं क्योंकि उन्होंने उद्योग और जीवन शैली बदली। अलग सोचो, 1944 से एप्पल का मूल मंत्र रहा है। एप्पल ने अपने हर उत्पाद और विज्ञापन में यह साबित किया है। कंपनी जो कहती और करती है उसका मकसद अलग सोचना है, और यह मजबूत उद्देश्य कंपनी को आगे बढ़ाता है। उदाहरण के लिए आईट्यून्स ने संगीत उद्योग में क्रांति ला दी।
2000 के शुरू में लोग संगीत के लिए सीडी चलाते थे। पायरेसी रिकॉर्डिंग कंपनियों के लिए बड़ी समस्या थी। तब स्टीव जॉब्स ने आईट्यून्स को विकल्प के रूप में पेश किया। आईट्यून्स और आईपॉड ने संगीत उद्योग को डूबने से बचाया। क्या आपको पता है कि एप्पल ने MP3 प्लेयर नहीं बनाया था? यह सिंगापुर की कंपनी क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का आविष्कार था। पर एप्पल को सारा श्रेय कैसे मिल गया? क्रिएटिव ने 5GB MP3 प्लेयर के रूप में अपना उत्पाद लॉन्च किया, लेकिन एप्पल ने आकर्षक संदेश दिया, जेब में 1000 गाने। क्रिएटिव ने बताया क्या है, एप्पल ने बताया क्यों खरीदें। लोग क्या नहीं, क्यों खरीदते हैं। एप्पल का आईफोन एक सच्चा नवाचार था। यह मोटोरोला के रेजर जैसा सिर्फ नया उत्पाद नहीं था। आईफोन ने स्मार्टफोन का युग शुरू किया। इसकी सफलता देख नोकिया, एरिक्सन और मोटोरोला ने भी टच स्क्रीन फोन बनाए। आईफोन के इंटरफेस और डिजाइन ने मोबाइल उद्योग बदल दिया। 2003 में डेल ने MP3 प्लेयर लॉन्च किया, पर वह सफल नहीं हुआ क्योंकि लोग डेल को कंप्यूटर कंपनी मानते थे। उनसे MP3 प्लेयर खरीदना अजीब लगा। कुछ साल बाद डेल ने इन नए उत्पादों को बाजार से वापस ले लिया। तो एप्पल कैसे कंप्यूटर कंपनी से मोबाइल और गैजेट कंपनी बन गई? क्योंकि एप्पल का मकसद था अलग सोचना, और यही सोच उसके काम को चलाती थी। एप्पल ने क्यों से शुरुआत की। कंपनी ने पहले अलग सोचने का मजबूत लक्ष्य बनाया। आज हम एप्पल को उसके क्यों के लिए जानते हैं, क्या के लिए नहीं। शुरू में कंपनी का नाम एप्पल कंप्यूटर था, पर 2007 में सिर्फ एप्पल हो गया। एप्पल ने कंप्यूटर के साथ साथ गैजेट और मोबाइल में भी अपनी जगह बनाई। वे हमेशा अपने मकसद पर टिके रहे, इसलिए क्या बना रहे हैं ये मायने नहीं रखता था। नवाचार से एप्पल ने वो हासिल किया जो HP और डेल नहीं कर पाए। HP और डेल ने एप्पल की नकल की, पर सफल नहीं हुए और सिर्फ कंप्यूटर बनाने तक सीमित रहे। गोल्डन सर्कल कंपनियां जैसे HP और डेल क्या से शुरू करती हैं। वे अच्छी सुविधाओं वाले उत्पाद लाते हैं, पर उनके पास एप्पल जैसे वफादार ग्राहक नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि बाजार में अच्छे कंप्यूटर नहीं हैं, कई बढ़िया स्पेक्स वाले कंप्यूटर हैं, फिर भी मैक प्रेमी हमेशा एप्पल को चुनेंगे। जब आप बताते हैं कि आपका उत्पाद क्या है, लोग उसकी विशेषताओं की तारीफ कर सकते हैं, पर जब आप कंपनी का उद्देश्य बताते हैं, वे वफादार ग्राहक बन जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि उद्देश्य, विश्वास और भावनाओं का हम पर गहरा असर होता है। हमारा दिमाग इसी तरह काम करता है। जब ग्राहक वही मानते हैं जो आपकी कंपनी, तो वे उसके प्रति वफादार हो जाते हैं, और जब कर्मचारी भी उस उद्देश्य को महसूस करते हैं, वे काम में और ज्यादा जोश से लगते हैं। अगर आपका उद्देश्य मजबूत है, तो आप लोगों को प्रेरित और उनका नेतृत्व कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप जो भी कर रहे हो, फर्क पड़ता है। नीचे दिए गए आरेख को देखें। सर्कल के केंद्र में WHY है, जो कंपनी के उद्देश्य को दर्शाता है। अगला स्तर चाउ है, यानी कंपनी अपना उत्पाद बनाने की प्रक्रियाएं और निर्णय। बाहरी स्तर वॉट है, जो कंपनी के उत्पाद या सेवा को दर्शाता है। ज्यादातर कंपनियां बाहर से अंदर संवाद करती हैं। वे हमेशा अपने उत्पाद की अच्छाई की बात करती हैं, पर उन्हें नहीं पता कि उद्देश्य लोगों पर ज्यादा प्रभाव डालता है। अधिकांश कंपनियों का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। दूसरी ओर एप्पल जैसी कंपनियां अंदर से बाहर संवाद करके सफल होती हैं। एप्पल का हर काम एक मुख्य उद्देश्य से होता है, अलग सोचना। ग्राहक इसे समझते हैं, इसलिए हर एप्पल उत्पाद में यह उद्देश्य देखकर खरीदते हैं। ग्राहक वफादार हैं क्योंकि वे भी एप्पल की तरह अलग सोचना चाहते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ देने के बारे में मत सोचिए। WHY से शुरू करें और अपना उद्देश्य बताएं। अगर लोग उद्देश्य में विश्वास करें, वे वफादार होंगे। वे प्रेरित होकर आपका अनुसरण करेंगे। गोल्डन सर्कल याद रखें। WHY उद्देश्य,
हाउ प्रक्रिया, व्हाट उत्पाद, सिर्फ कॉफी से कहीं ज्यादा। अपनेपन की भावना हम मनुष्यों में स्वाभाविक है। हम सुरक्षित और जुड़े रहना चाहते हैं। परिवेश से जुड़ना एक मानवीय आवश्यकता है। विदेश में अपने देशवासियों को देखकर अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हम अपनों के बीच हैं। ऐसे ही समान विचारों वाली कंपनियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। हम उनके उत्पाद खरीदते हैं क्योंकि WHY समान है। यह दिखाता है कि कंपनी हमारे विश्वासों में यकीन रखती है। उत्पाद और ब्रांड अपनेपन का एहसास देते हैं। इससे हम कंपनी के अन्य ग्राहकों से भी जुड़ते हैं। अपनी कंपनी या संगठन को क्यों से शुरू करने का ज्यादा असर होता है, क्योंकि हम इंसान भावनाओं से चलते हैं। गोल्डन सर्कल बहुत कारगर है क्योंकि ये हमारे दिमाग के मुख्य हिस्सों से जुड़ा है। आप क्या बनाते हैं उससे ज्यादा अहम है क्यों बनाते हैं, जो लोगों को ज्यादा छूता है। स्टारबक्स का क्या है कॉफी, पर उनका क्यों है लोगों को कॉफी के साथ आराम महसूस कराना। सब जानते हैं कि स्टारबक्स अपने ग्राहकों को अच्छा माहौल और अनुभव देता है। ऐसी और भी कॉफी शॉप्स हैं जहां लोग बैठकर बढ़िया कॉफी पी सकते हैं, पर लोग स्टारबक्स चुनते हैं क्योंकि वहां से जुड़ी भावनाओं की वजह से। हॉवर्ड शुल्च स्टारबक्स के संस्थापक नहीं हैं। वो कंपनी में 1982 में जुड़े, सिएटल में पहली शाखा खुलने के 10 साल बाद। लेकिन आज जो स्टारबक्स है वो हॉवर्ड शुल्च की वजह से है। उनकी सोच थी कि स्टारबक्स सिर्फ कॉफी से कहीं ज्यादा है। शुल्च कंपनी के 3 संस्थापकों से निराश थे क्योंकि वे उनकी दृष्टि नहीं समझ पा रहे थे। जेफ, जेरी और गॉर्डन बस कॉफी बीन्स बेचकर ही संतुष्ट थे। शुल्स इटली के एस्प्रेसो बार से प्रेरित हुए थे। वे ग्राहकों को आरामदेह जगह देना चाहते थे जहां वे कॉफी का मजा ले सकें। शुल्ट्स स्टारबक्स को घर और ऑफिस के अलावा तीसरा आराम का स्थान बनाना चाहते थे। पहले अमेरिका में कुछ यूनिवर्सिटीज में ही कॉफी शॉप्स थीं। स्टारबक्स के आने से अमेरिका में कॉफी पीना एक संस्कृति बन गई। यहां लोग आराम से बैठ, पढ़, काम कर या दोस्तों से बात कर सकते थे। ये सब हॉवर्ड शुल्ट्स की मजबूत दृष्टि के कारण संभव हुआ। स्टारबक्स चलाने का उनका एक स्पष्ट उद्देश्य था। 10 साल में स्टारबक्स की शाखाएं 1000 से बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गईं। हॉवर्ड शुल्ट्स महान नेता हैं क्योंकि उन्होंने क्यों से शुरुआत की। वे एक उद्देश्य के साथ स्टारबक्स में शामिल हुए। वे चाहते थे कि लोग आरामदेह महसूस करें और लोग इस भावना से जुड़े और वफादार ग्राहक बन गए। कई अच्छी कॉफी शॉप्स हैं, पर स्टारबक्स की अपनी पहचान है। इसने नई कॉफी संस्कृति लाई जो लोगों को पसंद आई। यही इसकी सफलता है। इस तरह स्टारबक्स ने समाज को बदल दिया है। हार्ले डेविडसन, क्या आपने कभी हार्ले डेविडसन टैटू वाला कोई देखा है? कोई कंपनी का लोगो टैटू क्यों बनवाएगा? क्या लोग किसी और कंपनी का लोगो टैटू बनवाते हैं? लोग हार्ले टैटू बनवाते हैं क्योंकि वह अपना मकसद अच्छे से बताता है। हार्ले लोगो विश्वास का प्रतीक है और अमेरिका में यह टैटू आम है। हार्ले चालकों के लिए यह सिर्फ ब्रांड नहीं, एक जीवन शैली है। हार्ले ने मेहनत, निरंतरता, अनुशासन और स्पष्टता से यह मुकाम पाया है। हार्ले जो करता कहता है वह उसके विश्वास से मेल खाता है, यह कभी नहीं बदला। कंपनी ने कुछ सिद्धांत स्थापित किए जिनका आज तक पालन किया है। इसका एक स्पष्ट उद्देश्य था जो लोगों तक पहुंचाया गया। लोगों ने इसे समझा और इससे प्रेरणा ली। धीरे धीरे कंपनी का लोगो सिर्फ एक प्रतीक से ज्यादा बन गया। यह एक विश्वास बन गया। यह विश्वास कंपनी के हर उत्पाद को प्रेरित करता है। रैंडी फाउलर, जिनके शरीर पर हार्ले डेविडसन टैटू है, कहते हैं, यह टैटू मेरी पहचान का प्रतीक है। या कहें कि यह मेरी पहचान है और मेरी पहचान है कि मैं अमेरिकी हूं। हार्ले डेविडसन की ताकत अपने मूल विश्वासों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में है। कंपनी के मूल्यों पर टिके रहने से एक वफादार समुदाय बना है। सवार सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं खरीदते, वे एक दर्शन, एक समुदाय और जीवन शैली खरीदते हैं। ब्रांड स्वतंत्रता, विद्रोह और खुली सड़क का प्रतीक है। यह गहरा भावनात्मक जुड़ाव हार्ले डेविडसन को अलग बनाता है। इसीलिए लोग गर्व से अपनी त्वचा पर लोगो गुदवाते हैं। यह ब्रांड के मजबूत,
क्यों का प्रमाण है। डिज्नी। हम गोल्डन सर्कल के बारे में जानते हैं। सीईओ कंपनी का नेता होता है जो उसका उद्देश्य तय करता है। सीईओ के नीचे वे अधिकारी हैं जो उसके उद्देश्य में विश्वास रखते और उसे साकार करना जानते हैं। नेता दूरदर्शी होते हैं जो क्यों पर ध्यान देते हैं। वे आशावादी हैं और मानते हैं कि उनके सपने वास्तविकता में बदल सकते हैं। कैसे वाले लोग यथार्थवादी होते हैं जो दुनिया को जैसा है वैसा देखते हैं। ये लोग सपने नहीं देखते बल्कि ठोस चीजों पर विश्वास करते हैं। कैसे वाले लोग संरचना बनाते और लक्ष्य प्राप्ति का तरीका जानते हैं। वे क्रियान्वयन में माहिर हैं जो दूरदर्शियों के लिए आवश्यक है। आइए डिज्नी भाइयों वॉल्ट और रॉय डिज्नी का उदाहरण लें। वॉल्ट डिज्नी शुरू में एक विज्ञापन फर्म में कार्टूनिस्ट थे। उन्हें एनिमेटेड फिल्में बनाने का जुनून था। यह 1923 की बात है जब हॉलीवुड अभी विकसित नहीं हुआ था। वॉल्ट डिज्नी के बड़े भाई रॉय डिज्नी एक बैंकर थे। रॉय वॉल्ट की प्रतिभा पर यकीन करते थे पर जानते थे कि वो पैसों में कमजोर था। वॉल्ट अन्य क्यों लोगों की तरह जोखिम लेते और भविष्य के सपने देखते थे। एक जीवनीकार ने कहा, वॉल्ट कार्टून बनाते थे, रॉय पीछे से बड़ा व्यवसाय खड़ा कर रहे थे। रॉय ने अपने वित्तीय और व्यावसायिक कौशल का इस्तेमाल किया। रॉय की मदद से वॉल्ट अपने सपनों को हकीकत में बदल पाए। रॉय डिज्नी ने ब्यूना विस्टा बनाई जो डिज्नी फिल्मों का वितरण करती थी। रॉय जैसे कैसे लोग सफल होते हैं पर वे दुनिया नहीं बदलते या प्रेरित नहीं करते। सिर्फ वॉल्ट जैसे क्यों लोग ही दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन क्यों लोग कैसे लोगों के बिना ज्यादा हासिल नहीं कर सकते। जब दोनों मिलते हैं तो उनकी जोड़ी अरबों की कंपनियां बना सकती हैं। वॉल्ट डिज्नी की कल्पनाशील दृष्टि। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रिय पात्रों और कालातीत कहानियों का निर्माण किया जबकि रॉय के व्यावहारिक कौशल ने इन्हें दुनिया भर तक पहुंचाया। दूरदर्शी सपने और व्यावहारिक कार्यान्वयन का यह मेल उनकी सफलता का मूल है। वॉल्ट और रॉय डिज्नी का सहयोग दिखाता है कि क्यों और कैसे का मिश्रण एक स्थायी मनोरंजन साम्राज्य बना सकता है। बिल गेट्स जैसे महान नेताओं का करिश्मा उनके मजबूत उद्देश्य से आता है। वे अपने विचारों को नाम और पहचान देकर दुनिया से साझा करते हैं। महान नेताओं का दृष्टिकोण व्यक्तिगत हितों से परे होता है। उनके पास दुनिया के लिए योजनाएं और लक्ष्य होते हैं। उनके व्यापक उद्देश्यों की तुलना में उनका निजी जीवन कम महत्वपूर्ण होता है। बिल गेट्स मानते थे कि हर समस्या के दो समाधान होते हैं। वे एक आशावादी व्यक्ति थे। उनका मानना था कि बाधाएं हटने पर हर कोई अपनी पूरी क्षमता दिखा सकता है। उनका दृढ़ विश्वास था कि अगर लोगों को सही टूल्स मिले तो वे जरूर सफल हो सकते हैं। हर डेस्क और हर घर में एक कंप्यूटर, यह था बिल गेट्स का सपना जिसे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाकर साकार किया। बिल गेट्स ने पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड बनाए ताकि लोग ज्यादा कुशल और उत्पादक बन सकें। उन्होंने विंडोज बनाया ताकि लोग कुछ असाधारण कर सकें। गेट्स का मानना था कि टेक्नोलॉजी लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकती है। माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने के बाद भी बिल गेट्स ने अपने सपने को आगे बढ़ाया। उन्होंने और उनकी पत्नी ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन शुरू किया। अब वे सॉफ्टवेयर नहीं बनाते पर लाखों लोगों को बेहतर जीवन जीने का मौका देते हैं। गेट्स का मानना था कि गरीबों को मौका देने से वे खुद अपना विकास कर सकते हैं। यह उन्हें सशक्त बनाने का एक तरीका हो सकता है। बिल गेट्स ने अपना काम बदला पर उनका मकसद और सपना वही रहा। बिल गेट्स का नेतृत्व सुधार और सशक्तिकरण की अथक खोज से परिभाषित है। उपकरण और अवसर देकर वे दूसरों को पूरी क्षमता तक पहुंचाने में विश्वास रखते थे। तकनीक से परोपकार तक उनकी दृष्टि प्रति अटूट प्रतिबद्धता स्पष्ट क्यों की शक्ति दिखाती है। गेट्स का प्रभाव सॉफ्टवेयर से कहीं आगे तक फैला है। वैश्विक चुनौतियों से निपटकर वे दूरदर्शी नेतृत्व का सार दिखाते हुए बदलाव लाते हैं।
वॉक्सवैगन, क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? जर्मन में इसका अर्थ है लोगों की कार। 1970 के दशक में वॉक्सवैगन हिप्पी संस्कृति का प्रतीक बन गया। कंपनी हमेशा आम आदमी के लिए किफायती कारें बनाती रही है, लेकिन 2004 में कंपनी ने $70,000 की लग्जरी कार फेटन लॉन्च की। यह कार उत्कृष्ट सुविधाओं के साथ BMW 7 और मर्सिडीज एस क्लास से प्रतिस्पर्धा करती थी। हालांकि फेटन सफल नहीं हो पाई। कार की बिक्री कम हुई क्योंकि लोगों को यह पसंद नहीं आई। कारण था कि यह लग्जरी कार वॉक्सवैगन की छवि से मेल नहीं खाती थी, जो हमेशा आम आदमी के लिए किफायती कारें बनाने के लिए जानी जाती थी। दूसरी ओर होंडा और टोयोटा के पास बेहतर योजना थी। दोनों कंपनियों ने अपने लग्जरी उत्पादों के अनुरूप नए कार ब्रांड पेश किए। उनके नए लग्जरी ब्रांड हैं एक्यूरा और लेक्सस। फेटन के साथ लग्जरी कार बाजार में उतरने का वॉक्सवैगन का प्रयास विफल रहा क्योंकि यह ब्रांड की मूल पहचान के विपरीत था। वॉक्सवैगन ने जनता की कार के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, जो किफायती और भरोसेमंद थी। जब उन्होंने महंगी लग्जरी कार बेचने की कोशिश की, तो यह उनके ग्राहकों को रास नहीं आई, जो वॉक्सवैगन को व्यावहारिक और सुलभ वाहनों से जोड़ते थे। इसके विपरीत होंडा और टोयोटा ने ब्रांड निरंतरता के महत्व को समझा और अलग लग्जरी ब्रांड बनाए, एक्यूरा और लेक्सस। उन्हें लग्जरी बाजार में प्रवेश की अनुमति दी, बिना अपनी मूल ब्रांड पहचान को कमजोर किए। इस रणनीति ने मुख्य ग्राहकों को वफादार रखा और प्रीमियम वाहनों के नए खरीदारों को आकर्षित किया। नियमित और लग्जरी उत्पादों में अंतर रखकर होंडा और टोयोटा ने बिना भ्रम के अपना बाजार बढ़ाया। वॉलमार्ट के संस्थापक सैम वॉल्टन महामंदी में बड़े हुए, जिसने उन्हें मेहनत का महत्व सिखाया। उन्होंने बेंटनविले, अरकानसस में पहला वॉलमार्ट स्टोर खोला। उस समय यह एक साधारण दुकान थी और कई अन्य सस्ते सामान बेचने वाले स्टोर थे, लेकिन केवल वॉलमार्ट ने 44 अरब की वार्षिक बिक्री हासिल करके शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इस सफलता का राज सिर्फ सैम की मेहनत या स्टोर के सस्ते दाम नहीं थे। असली राज था वॉल्टन का उद्देश्य। उनकी दुकान शुरू करने के पीछे एक गहरा कारण था, एक मजबूत विश्वास जो उन्हें प्रेरित करता था, लोगों में उनका विश्वास। वॉल्टन लोगों की देखभाल में यकीन रखते थे। उन्होंने सोचा, लोगों का ख्याल रखें तो वे भी आपका रखेंगे। वॉलमार्ट ने जितना दिया उतना ही वापस मिला। सैम वॉल्टन सप्ताहांत पर भी काम करते थे। वे खुद ट्रक चलाते और हर कर्मचारी का जन्मदिन याद रखते। वे अत्यंत विनम्र थे और जीवन लोगों की सेवा में बिताया। उनका सालाना वेतन $350,000 से कम था। वॉल्टन का लक्ष्य था लोगों की सेवा, इसलिए वॉलमार्ट इतना सफल हुआ। वॉलमार्ट वॉल्टन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बना था। 5 अप्रैल 1992 को सैम वॉल्टन का कैंसर से निधन हुआ। उनके बाद बड़े बेटे एस रॉबसन वॉल्टन वॉलमार्ट के अध्यक्ष बने। रॉबसन ने कहा, कंपनी की नीतियां अपरिवर्तित रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सैम वॉल्टन की मृत्यु के बाद वॉलमार्ट में बड़े बदलाव आए। कई ग्राहक और कर्मचारी दुर्व्यवहार की शिकायत करने लगे। आखिरकार वॉलमार्ट टूट गया और कॉस्टको नाम की नई दुकान खुली। सैम वॉल्टन के जाने के बाद कोई सीईओ उनका मकसद नहीं रख पाया। लोगों की सेवा में वॉल्टन का विश्वास उनके लिए अनोखा था। नतीजतन वॉलमार्ट धीरे धीरे अपनी साख खोने लगा। 2009 में माइकल टी ड्यूक $543 मिलियन सालाना वेतन के साथ नए सीईओ बने। लोगों की सेवा के लिए सैम का समर्पण वॉलमार्ट की सफलता की नींव था। उनका नेतृत्व और विश्वास कर्मचारियों और ग्राहकों का वफादार समुदाय बनाया। उनकी मृत्यु के बाद ऐसे उद्देश्य की कमी से वॉलमार्ट की साख गिरी। वॉल्टन का उदाहरण दिखाता है कि मजबूत उद्देश्य कंपनी को कैसे महान बनाता है। निष्कर्ष, जॉब्स, गेट्स और वॉल्टन जैसे नेताओं ने अपने क्यों को स्पष्ट पहचान दी। जब जॉब्स ने एप्पल, गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट और वॉल्टन ने वॉलमार्ट छोड़ा,
ये कंपनियां लड़खड़ाने लगीं। अपने महान नेताओं के बिना कंपनियों ने अपना उद्देश्य खो दिया। सिर्फ अच्छी प्रतिष्ठा काफी नहीं है। हर नए सीईओ को कंपनी के मूल विजन से प्रेरित होना और संस्थापक के उद्देश्य में विश्वास करना चाहिए। ऐसा न हो तो कंपनी का स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा और वह धीरे धीरे अपनी साख खो देगी। सीख यह है कि किसी भी संगठन का उद्देश्य गहराई से जड़ा होना चाहिए। संस्थापक रहे या न रहे, उद्देश्य कंपनी को सफलता की ओर आगे बढ़ाता रहना चाहिए। अब आप समझते हैं कि क्यों से शुरू करना क्यों जरूरी है। अपने उद्देश्य के बारे में सोचिए, वह क्या हो सकता है, आप किस पर विश्वास करते हैं। इन सवालों के जवाब मिलने पर अपने कैसे और क्या उत्पाद पर विचार करें। आप अपने उद्देश्य को कैसे हासिल कर सकते हैं। अपने उद्देश्य को कभी न भूलें। आपकी दृष्टि, जो सोचें, करें और कहें, वो आपके उद्देश्य से मेल खाए। सब कुछ संरेखित हो। याद रखें, जितना बड़ा उद्देश्य उतनी बड़ी सफलता। क्यों से शुरुआत स्थायी सफलता की नींव रखती है। गहरा उद्देश्य मार्गदर्शक तारा है, जो नेतृत्व बदलने पर भी कंपनी को सही दिशा में रखता है। अपना क्यों जानने से आपका कैसे और क्या तय होता है, जो सबको प्रेरित करता है। उद्देश्य को सर्वोपरि रखें और हर कार्य निर्णय में उसे झलकने दें। यह संरेखण न सिर्फ सफलता बल्कि स्थायी विरासत भी सुनिश्चित करेगा। साइमन सिनेक के स्टार्ट विद व्हाई की खोज में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आशा है यह सारांश आपको अपना उद्देश्य खोजने और उससे जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखें, महान नेता और सफल संगठन हमेशा क्यों से शुरू करते हैं। अगर यह सारांश पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सीखते रहें, बढ़ते रहें और हमेशा क्यों से शुरू करें। अगले सारांश में मिलते हैं।